हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने जो 4 भाग है इस हिंदी साहित्य के इतिहास के, जिसमें हमने जो आदिकाल और जो भक्ति काल है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिए हैं। आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप वहां से उसको डाउनलोड कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, हम इसके भी नोट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे, टेलीग्राम के जरिए भी उपलब्ध करवा देंगे। और अगर आप व्हाट्सएप से लेना चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वो हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास है, उसके अंदर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए, आप जाकर उसको देखिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी उसको ज्वाइन करके आप ले सकते हो। अब हम बात करें जो रीतिकाल है उस रीतिकाल के बारे में। अब रीतिकाल है वो हमारा 3 नंबर काल है, जिसकी जो समय सीमा है वो हमारे 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक है। यानी रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1650 से 1850 ईस्वी तक मानी गई है। हाँ, तो हमारे जो रीतिकाल की समय सीमा है वो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। बाकी हमने जो आदिकाल पढ़ा है, आदिकाल जो था, आदिकाल की समय सीमा कितनी थी, जो सर्वमान्य मत था वो हमारा 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी तक था। फिर हमारा आया भक्ति काल। तो उस भक्ति काल की समय सीमा थी, वो भक्ति काल की जो 1350 पे यहाँ खत्म हो रहा है, तो 1350 से वो स्टार्ट हुआ और कहां तक चला, 1650 ईस्वी तक, 1650 ईस्वी तक। अब हमारा रीतिकाल आया 3 नंबर पे, 1 नंबर ये था और 2 नंबर ये। 3 नंबर जो हमारा रीतिकाल है, उस रीतिकाल की समय सीमा है वो 1650 से, यानी 1650 पे ये खत्म हो रहा है, तो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक ये चलेगा। फिर 1850 से जो आगे है वो वर्तमान तक, वो हमारा आधुनिक काल होगा। अब इसको देखिए, थोड़ा एज करता हूं। इसका जो कालक्रम है वो कालक्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कालक्रम से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। समय सीमा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग ही मानी है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो मानी गई समय सीमा वो क्या है, इसकी 1700 विक्रमी से लेकर 1900 विक्रमी तक मानी है। 1700 विक्रमी से लेकर 1900 विक्रमी तक मानी है। जिसको हम ईस्वी सन में करें तो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी बनता है। अब बात करें नामकरण की, यानी जो रीतिकाल है वो रीतिकाल नाम है वो किसने दिया था, और इस जो रीतिकाल है उसके अलग अलग नाम किन किन विद्वानों ने दिए थे, उनके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो अलंकृत काल, यानी अलंकृत काल है वो मिस्र बंधुओं ने कहा था, मिस्र बंधुओं ने कहा था। कलाकाल, कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जो रमाशंकर शुक्ल रसाल है, इन्होंने जो रीतिकाल है उसको कलाकाल नाम दिया था। फिर आता है श्रृंगाल काल। ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इसको श्रृंगाल काल कहा था रीतिकाल को, और जो रीतिकाल नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। रीति श्रृंगार काल है वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने दिया था। अब देखो, रीति काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, और रीति श्रृंगार काल है वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने दिया था, और श्रृंगार काल है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। तो ये जो अलग अलग है वो आपको अलग अलग तरीके से याद करना, कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो नाम है, ये नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए किस प्रकार आपको इसको टच करके करो, कैसे भी करो, आपको याद होना जरूरी है। अब बात करें रीतिकाल के उदय के कारण, यानी जो रीतिकाल है, जैसे हमारा जो आदिकाल था, तो आदिकाल के अंदर क्या है, जो शासक वर्ग थे, भाई शासक वर्ग थे, जो उथल पुथल की स्थिति थी, उस उथल पुथल की स्थिति में चारों ओर युद्ध का माहौल था, ऐसा था, तो उस टाइम उस प्रकार का साहित्य लिखा गया, ठीक है। अब धीरे धीरे लास्ट में आते हैं, जैसे वो सिद्ध थे, नाथ थे, उनके सामने थोड़ा भक्ति भी आई। आगे जो भक्ति है तो धीरे धीरे पनपती हुई, पूरा जो आगे का काल है वो सारी रचनाएं भक्ति से संबंधित होने लगी।
यानी जो चारों ओर का ऐसा माहौल था, उस माहौल को देखते हुए भक्ति काल आया। यानी जो आदि काल में जो रचनाएं थी, उससे सारी रचनाएं एक अलग रची गई, जिसमें सारों में क्या भक्ति थी, क्योंकि सारे है वो भगवान की भक्ति में चले गए थे। तो वो भक्ति काल आया। अब भक्ति काल आते आते जो 1800 हमारे जो 1350 से 1650 तक जो भक्ति काल चला, उस 1350 से 1650 तक जो भक्ति काल चला, उसके बाद में जैसे 1650 से आगे का जो काल 1850 तक जो रीति काल है, इस रीति काल में क्या है, इस रीति काल में क्या था कि जो राजा महाराजा थे वापिस जो ये उनकी भक्ति करने लगे, किसकी, राजा महाराजाओं की। यानी राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे और उनसे का ही गुणगान करते थे, उनसे संबंधित रचनाएं करने लगे थे। तो ये जो रीति काल है उसमें सारी प्रवृत्ति है वो इसी प्रकार की हमें देखने को मिलेगी। अब जो रीति काल है उसके उदय के कारण क्या है वो हम देख लेते हैं। रीतिकाल के उदय के कारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का काव्य की रचना हुई। यानी आश्रयदाता कौन थे, जो राजा महाराज थे, उस राजा महाराजाओं के आश्रय में ये जो कवि लोग हैं वो रहते थे। तो उन्होंने क्या, उनकी जो आश्रय में रहते थे तो उनकी ही प्रशंसा में सारी रचनाएं की। ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव, यानी जो पीछे जो संस्कृत साहित्य था, उस संस्कृत साहित्य ने इन्होंने प्रेरणा ली और उस प्रेरणा से इनके जो रीतिकाल साहित्य रचा गया और उसका ही प्रभाव देखने को मिलता है। ये मानना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और डॉक्टर नगेंद्र वो बोलते दरबारी संस्कृति का प्रभाव, यानी जिस प्रकार के दरबार में रहते थे तो उस दरबार में जो राग रंग होता था उसका प्रभाव इन पर पड़ा, उनकी जो माहौल देखा उस माहौल के हिसाब से इन्होंने रचनाएं की। तो ये अलग अलग जो विद्वान है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, इन तीनों का अलग अलग मानना है और तीनों परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यानी आश्रयदाताओं की मैंने याद रखा है, आश्रयदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आश्रयदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आश्रयदाताओं की रुचि थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। संस्कृत साहित्य वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और दरबारी संस्कृति है वो नगेंद्र। तो मैंने ये नाम पकड़ रखे, यानी आश्रयदाता, यहाँ पर ये नाम पकड़ रखा, आश्रयदाता रामचंद्र शुक्ल, संस्कृत साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और दरबारी संस्कृति डॉक्टर नगेंद्र। तो दरबारी संस्कृति डॉक्टर नगेंद्र हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत साहित्य हो गया और आश्रयदाता रामचंद्र शुक्ल हो गया। यानी पूरी परिभाषा हम याद नहीं कर सकते और इतना आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर ऐसा तो पूछा नहीं है भाई परिभाषा लिखिए, आपके तो ऑप्शन आएंगे वहां, तो ऑप्शन में आपको सिर्फ इतना सा पकड़ना है कि भाई ये शब्द मिल रहा है तो बस आश्रयदाता नाम दिखे, आश्रयदाताओं की रुचि तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संस्कृत साहित्य नाम दिखे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और दरबारी संस्कृति दिखे तो डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रकार आप कर लीजिए। अब रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं, यानी रीति काल में किस प्रकार का साहित्य रखा उसकी कैसी विशेषताएं थी। लक्षण ग्रंथों की रचना, यानी इसमें लक्षण ग्रंथों की जो रचना हुई, कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति, यानी लोग ये जो कवि थे ये कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति इसमें मुख्य थी। श्रृंगारतिका, क्योंकि जो रीतिकाल में वो सारा ही श्रृंगारिक है तो श्रृंगारिकता। नायिका वेद निरूपण, यानी नायिकाओं को वर्णन किया। भक्ति व वैराग्य की भावना, यानी भक्ति और वैराग्य संबंधित इन्होंने रचना की। कला पक्ष की प्रधानता और वीर रस की कविता कुछ ही कवियों द्वारा, यानी जो वीर रस है, क्योंकि जो ये आश्रयदाताओं के दरबार में रहते तो इनको जो लड़ाई युद्धों से कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ क्या है, श्रृंगारिक थे, यानी ज्यादातर श्रृंगार की रचनाएं की। कुछ ही कवि ऐसे थे जिन्होंने वीर रस की कविताएं की है। तो ये जो विशेषताएं, इनके जो नाम है ये थोड़ा आपको रीतिकाल की दृष्टि से याद रखना है। लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी, श्रृंगारिकता थी, नायिका वेद निरूपण था, भक्ति व वैराग्य की भावना थी, कला पक्ष की प्रधानता थी और वीर रस की कविता कुछ ही कवियों ने लिखी। यानी वीर रस तो था पर वो नॉर्मली था। आगे देखिए, रीतिकाल से संबंधित प्रमुख संप्रदाय, यानी जो रीतिकाल है उससे संबंधित कुछ संप्रदाय जो हम आगे जैसे रस है, अलंकार है, रीति है, ध्वनि है, ये आगे जो पढ़ेंगे तब आएंगे, पर यहाँ थोड़ा मोटा मोटा उस संप्रदायों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आगे पढ़ेंगे और ये जरूरी तो है भाई, आगे पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जो रीतिकाल से संबंधित कुछ ये संप्रदाय, तो ये रीतिकाल की दृष्टि से थोड़ा मोटा मोटी देख लेते हैं। तो जो हमारा रस संप्रदाय वो आचार्य भरत मुनि है। रस संप्रदाय वो कौन, आचार्य भरत मुनि।
अलंकार संप्रदाय वो है आचार्य भामह, रीति संप्रदाय आचार्य वामन, ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंद वर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक और औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र। तो ये जो नाम है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भाई इस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो ये आपको अच्छे से याद करनी ही है, इनका कोई ट्रिक है नहीं। भाई जो रस संप्रदाय है उस रस संप्रदाय के आचार्य भरतमुनि है, वो इसके प्रवर्तक है। अलंकार संप्रदाय उसके आचार्य भामे है, रीति संप्रदाय के आचार्य वामन है, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंद वर्धन है और वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक है और औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र है। मैंने तो इसकी कोई ट्रिक बनाई नहीं है, ऐसे ही मेरे को याद है, जब भी ये नाम आते हैं तो मैं देख लेता हूँ भाई रस संप्रदाय भरतमुनि है। अगर आपको ट्रिक की जरूरत पड़े तो आप अपने हिसाब से जैसे भी बनाना चाहिए उस प्रकार बना लीजिए, बाकी याद तो करना है, ये कैसे भी करो याद करना है। आगे देखो, आगे है रीति काल के प्रवर्तक कवि, यानी जो रीति काल के जो प्रवर्तक है वो केशवदास को माना गया। रीति काल का प्रवर्तक किसको माना गया? केशवदास को माना गया, जो रीति के प्रथम कवि भी है। रीति के प्रथम कवि भी कौन है? केशवदास है, और रीति काल के प्रवर्तक है वो भी केशवदास माने गए। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ये त्रिपाठी है यहाँ पर, ठीक है, त्रिपाठी यहाँ, यानी कंफ्यूजन पैदा नहीं होना। रीतिकाल आपको क्वेश्चन आई एग्जाम में, क्वेश्चन आई, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को देखना है। अगर पूछे रीतिकाल के प्रवर्तक कवि है, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि है, तब आपको केशवदास करना है। रीति के प्रथम कवि है तब आपको केशवदास करना है। और ऐसा पूछ ले रीतिकाल का प्रवर्तक कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तब आपको चिंतामणि त्रिपाठी करना है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीति की अविरल परंपरा का प्रारंभ करता, यानी रीति को अविरल प्रारंभ किया है वो चिंतामणि त्रिपाठी है। वो कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया चिंतामणि त्रिपाठी है। और रीति की अविरल, यानी उसके बाद में रीति है आगे बहती ही गई, इस प्रकार जो अविरल धारा बहती गई, तो रीति की अविरल परंपरा का जो प्रारंभ करता है वो चिंतामणि त्रिपाठी है। बाकी रीतिकाल के प्रवर्तक वो केशवदास है और रीति के प्रथम कवि केशवदास है। तो ये अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो आपको इसको अलग अलग सेपरेट याद करना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, अभी ऊपर नाम आया, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य वामन। अब रीतिकाल का वर्गीकरण, यानी रीतिकाल का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? ये रीतिकाल का जो वर्गीकरण है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो रीतिकाल को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। एक है रीतिबद्ध, फिर है रीति सिद्ध और रीति मुक्त, यानी 3 प्रकार के कवि थे। 3 प्रकार के कवि थे, एक तो रीतिबद्ध थे, एक रीति सिद्ध थे और एक रीति मुक्त थे। अब देखिए, तो हमारे जो रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं? यानी संस्कृत की परंपरा का अनुकरण करते हुए लक्षण उदाहरण शैली पर रीति ग्रंथों की रचना की। यानी इसने जो रीतिबद्ध थे, रीतिबद्ध कवियों ने क्या किया कि जैसे ये रचना करते थे उस रचना के अंदर कहीं भी जैसे मुहावरा आ गया तो उसका वर्णन वहीं दर्शाते थे, कहीं कोई शब्द शक्ति आ गई तो वहां दर्शाते थे, कोई अलंकार आ गया तो उसको दर्शाते, यानी वो रीति से बंधे हुए थे। इस प्रकार वो रचना करते थे। तो संस्कृत की परंपरा का अनुसरण करते हुए लक्षण उदाहरण, यानी वहां पर जो लक्षण और उसके जो उदाहरण थे शैली पर रीति ग्रंथों की रचना की, यानी वो लक्षण ग्रंथ थे वो भी वहीं बता देते थे। तो समझ गए आप, यानी जिन्हों ऐसी रचना करते थे तो उनका वो वर्णन भी वहीं दर्शा देते थे। इनके अंदर कौन कौन कवि थे? रीतिबद्ध के अंदर, रीतिबद्ध के अंदर केशवदास थे, भूषण थे, मतीराम थे, चिंतामणि, पद्माकर, भिखारीदास, तोष, रसलीन, देव और सेनापति। ये जो कवि थे ये रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से रीतिबद्ध कवि नहीं है या निम्न में से रीतिबद्ध कवि है, तो इसका मैंने एक सूत्र बनाया है। क्या बनाया सूत्र? केशव पद्मा को भीख मणि दे, या मणि है ये, ठीक है, नी है, ठीक है, मणि दे मतीराम रस तो भूसेना।
केशव पद्मा को भीख मणि दे, मतीराम रस्तो भूषिना। 2-3 बार इसको आप याद करोगे, 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। केशव पद्मा को भीख मणि दे, मतीराम रस्तो भूषिना। अब इसके अंदर सारे कवि आ गए, ये जो रीतिबद्ध कवि है ये सारे आ गए। अब देखिए इसको आप जैसे रीतिबद्ध, भाई रीति मुक्त है, वो रीति मुक्त तो अलग ही है। अब रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, अब ये सूत्र है ना, ये अभी तो नॉर्मल सा लगता है, पर एग्जाम में क्या कंफ्यूजन पैदा करता है यार कि ये रीतिबद्ध का कैसे वाला था, ये जो आगे दो रीति सिद्ध का भी मैंने बनाया तो वो आएगा, तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है, तो उसको कैसे याद करें। तो देखिए रीतिबद्ध नाम आया, भाई रीतिबद्ध नाम आया और रीति सिद्ध नाम आया। अब देखो ब पहले आता है या स पहले आता है, तो हमें पता है ब पहले आता है, स बाद में आता है। भाई क ख ग अंग पढ़ते हैं ना, तो ब पहले आता है और स बाद में आता है, तो रीतिबद्ध पहले आएगा और रीति सिद्ध बाद में आएगा। इस प्रकार मैंने इसको सेट कर रखा है। दूसरी बात, हमें शुरुआत करनी है तो क ख ग कैसे करते हैं, तो केशव, तो ये सूत्र यानी हमारे को याद आ जाएगा, केशव पद्मा को भीख मणि दे, मतीराम रस्तो भूषिना। तो केशव वाला है वो रीतिबद्ध से संबंधित है, रीतिबद्ध से संबंधित है ये सूत्र, ठीक है। इसमें देखो केशव से केशवदास हो गया, ठीक है, केशवदास ये रहा हमारा, केशवदास आ गया। फिर देखिए केशव पद्मा, तो ये पद्माकर आ गया। को इसमें इसे सेट करने के लिए लिखा है। भीख, तो देखो भिखारीदास कहां पर, ये भिखारीदास रहा। मणि, तो ये रहा चिंतामणि, चिंतामणि। दे, देव आ गया, ये रहा देव। मतीराम, ये मतीराम आ गया। रस, तो ये हमारा रसलीन आ गया। तो तोष आ गया। भू, भूषण आ गया। और सेना, ये सेनापति आ गया। तो ये देखिए केशव पद्मा को भीख मणि दे, मतीराम रस्तो भूषिना, ये सारे कवि आ गए। और ये सूत्र आपको लगाना है, उस सूत्र लगाते ही आप में से उसको ढूंढ लेना। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है, अभी जैसे रीतिकाल खत्म होगा, हमने जैसे भक्तिकाल और आदिकाल के लास्ट में क्वेश्चन लिए, उस प्रकार के हम क्वेश्चन लेकर देखेंगे, तो इसमें जैसे ये सूत्र लगाएंगे हम कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। अब देखिए हमारा रीति सिद्ध, रीति सिद्ध में है वे कवि जिन्हें काव्यांगों की सूक्ष्म जानकारी थी, परंतु उन्होंने इन काव्यांगों पर प्रत्यक्ष से कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यानी इन्हें क्या है, जानकारी तो थी, जानकारी तो थी, परंतु इन्होंने कोई अलग से उसमें ग्रंथ यानी जिस प्रकार रीतिबद्ध ने बताया इस प्रकार का नहीं बताया, अपितु अपनी जानकारी का प्रयोग अपनी मूल रचना में ही किया, अर्थात रीति इनके काव्य में प्रयुक्त होकर स्वयं सिद्ध हो गई, स्वयं सिद्ध हो गई। इस प्रकार प्रमुख कवि, इसके अंदर कवि कौन कौन से थे, यानी ये जो कम ही पूछा जाता है इनकी जो परिभाषाओं से संबंधित, बाकी हमारे को ज्यादातर ये कवि के बारे में पूछा जाता है। तो रीति सिद्ध मैंने आपको बता दिया कि भाई जो रीतिबद्ध पहले आएगा, ब पहले आता है, स बाद में आता है, तो सिद्ध बाद में आएगा। तो उसमें हमारे को कैसे प्रारंभ करता है, तो रीतिबद्ध में हो जाएगा केशव पद्मा को भीख मणि दे, मतीराम रस्तो भूषिना, इस प्रकार का सूत्र हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने सूत्र बनाया, जो कवि थे वो थे हट्टीजी, कर्षण कवि, बिहारी, बेन्नी, नेवाज, पजनेश, राम सहाय दास, रसनिधि, नृपशंभु और द्विजदेव, ये है इसके अंदर कवि। अब इसका देखो सूत्र बनाया है, सूत्र क्या है, आगे देखो यहां छूट गया था, जैसे रामकृष्ण ने, ये रामकृष्ण नाम है, रामकृष्ण ने नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेश। रामकृष्ण ने नृप की बेबी, नृप यहाँ राजा होता है, तो रामकृष्ण ने नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेश। तो ये एक लाइन सी हो गई, 2-4 बार याद करोगे तो हो जाएगा। देखो रामकृष्ण, तो यहाँ पर देखो ये राम से तो हो गया राम सहाय दास, राम सहाय दास। कृष्ण से हो गया कृष्ण कवि, ने से हो गया नेवाज, ये रहा नेवाज। फिर नृप, तो नृप शंभु हो गया, ये रहा नृप शंभु। की को मैंने ऐसे इसमें सेट करने के लिए कहा बेबी, तो बे से हो गया हमारा बेन्नी और बी से हो गया बिहारी, बेबी। को छोड़िए, फिर हट से हो गया हटीजी, ये रहा हटीजी। शे को छोड़िए, रस, तो रस निधि, रस निधि। और रस से हो गया रस निधि, पिलाया इसको छोड़िए, और पजनेश, ये हो गया हमारा पजनेश।
ठीक है। अब जो ये द्विज देव है, ये द्विज देव रह गया था, बाकी इतने आप उसमें से पकड़ लोगे। ठीक है, मैंने थोड़ा एक सूत्र थोड़ा कंफ्यूज पैदा करा था, इसलिए मैंने इतना ही बनाया है। रामकृष्ण ने नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेस, इतने आपको याद रहेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, यानी अपने आप ही आपका ये क्वेश्चन है वो गलत नहीं हुआ। आज तक मेरे तो इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, और आप अच्छे से याद करोगे तो आपका भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। फिर आता है रीति मुक्त। रीति मुक्त, तो रीतिबद्ध पढ़ लिया, रीति सिद्ध पढ़ लिया। रीतिबद्ध के अंदर था केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस्तो भूसेना, और रीति सिद्ध के अंदर था रामकृष्ण ने नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेस। इस प्रकार के दो सूत्र थे जो मेरे को तो कंठस्थ हो रखे, और आप भी 2 4 5 बार करोगे तो कंठस्थ हो जाएगा। अब रहा रीति मुक्त, तो इतने सारे आप याद कर लोगे भाई, रीतिबद्ध के हो गए और रीति सिद्ध के हो गए, पीछे जो बचते वो 2 4 5 नाम ये वो सारे रीति मुक्त के हो जाएंगे, तो इसका सूत्र बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वे कवि जो रीति की परंपरा अर्थात काव्यांग विवेचन से पूर्णतया मुक्त थे, यानी इनको कोई मतलब नहीं था, ये अपने हाल में मस्त थे, अपनी बारे में ही रचनाएं इन्होंने की। ये प्रेमी कवि थे, यानी ये प्रेमी थे, और इन्होंने जो प्रेम में जैसा इन्होंने देखा, जैसा पाया वैसा वर्णन किया है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने हृदय की मार्मिक अनुभूतियों, यानी जो अपने हृदय से जो निकला, तो वही भाव इन्होंने व्यक्त किए हैं। प्रमुख कवि की बात करें तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। ठीक है, तो ये जो कवि है वो रीति मुक्त के अंदर आते हैं। तो आपको मैंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों को अलग अलग बता दिया है, क्योंकि इनमें 4 5 ही नाम और ये याद भी रह जाते हैं। रीति मुक्त है वो थोड़ा अलग ही है, ये 4 5 नाम ही है, और दो के जब आपको सूत्र याद रहेंगे तो उनसे छांटते ही अलग रह जाएगा अपने आप ही, तो इसका सूत्र कोई जरूरत नहीं। और आप अगर बनाना चाहे अपने हिसाब से तो आप बना लीजिए, मैंने तो 2 के ही बनाए हैं। उद्भावक आचार्य, ये जो कुछ है, उद्भावक आचार्य देव को कहा जाता है। उद्भावक आचार्य किसको कहा जाता है? देव को। व्याख्यात आचार्य केशवदास और चिंतामणि को कहा जाता है। केशवदास और चिंतामणि को व्याख्याता आचार्य कहा जाता है। और कवि शिक्षक आचार्य वो बिहारी है। अब देखो, उद्भावक आचार्य देव हो गए, उद्भावक आचार्य कौन हो गए? देव हो गए, और कवि शिक्षक आचार्य बिहारी हो गए। ये तो एक एक ही है, उद्भावक आचार्य देव है और कवि शिक्षक आचार्य बिहारी है। अब व्याख्यात आचार्य उसके अंदर 2 नाम है, एक तो केशवदास यानी और एक चिंतामणि, यानी केशव दास को व्याख्याता बनने की चिंता लगी। इस प्रकार आप याद कर लीजिए, यानी केशव को चिंता लगी व्याख्याता बनने की, उसको व्याख्याता बनना है, इस प्रकार करके आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो व्याख्याता आचार्य कौन थे? केशव और चिंतामणि, केशव और चिंतामणि, या ऐसे कर लीजिए, व्याख्याता कौन थे? केशव थे और चिंतामणि थे, जैसा आपको अच्छा लगे। और कवि शिक्षक हो जाएगा बिहारी और उद्भावक हो जाएगा देव। आगे देखो, आगे नोट में लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी के समस्त आचार्यों कवियों को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में ही रखा है। यानी डॉक्टर नगेंद्र है वो मानते हैं कि जो सारे आचार्य है, हिंदी के जो सारे आचार्य और कवि है वो सारे ही कवि शिक्षक आचार्य है। बाकी इन्होंने एक को ही मानना है भाई कवि शिक्षक आचार्य कौन है? बिहारी है। उद्भावक आचार्य देव है, और हमारे व्याख्याता आचार्य वो केशवदास और चिंतामणि है। रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना, रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना है वो है हित तरंगिणी, जो 1541 ईस्वी में रचित रचना है। रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? हित तरंगिणी, जिसके रचनाकार है कृपाराम। कुल छंद कितने इसमें? 400 छंद है, 400 छंद है। रचनाकार कृपाराम है, हित तरंगिणी रचना का नाम है, जो रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इसका विभाजन 5 तरंगों में, यानी पाठ का नाम इसमें तरंग दे रखा है, 5 तरंगों में यानी 5 पार्ट में इसका विभाजन किया गया है। यह ग्रंथ नायिका भेद के विवेचन के उद्देश्य से लिखा गया, यानी जो कितनी प्रकार की नायिकाएं होती है उन नायिकाओं को इसमें भेद किया गया है। जो रीति काव्य है उसकी सर्वप्रथम रचना हित तरंगिणी है, जिसकी रचनाकार कृपाराम है। 1541 ईस्वी इसका रचना काल है। कुल छंद इसमें 400 है और 5 तरंगों में विभाजित है। और नायिका भेद से संबंधित ये रचना, यानी इसे विषय वस्तु है वो नायिका भेद से संबंधित। तो इसके वो एक एक पॉइंट वो आपको अच्छे से याद करने, मैंने सारे जो पॉइंट लिखे
क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ ले हित तरंगिणी किसकी रचना है, तो करपराम की है। हित तरंगिणी में कुल कितने छंद है, तो 400 छंद है। किसा भी करके आपसे पूछ सकता है। अब देखिए आगे, आगे है रीतिकाल का प्रधान रस, तो श्रृंगार रस, यानी क्योंकि रीतिकाल में ज्यादातर श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई, तो रीतिकाल का प्रधान रस क्या हो गया, श्रृंगार रस हो गया। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी, यानी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, किसको माना जाता है, बिहारी को माना जाता है। भक्तिकाल व रीतिकाल का समन्वयक कवि, यानी भक्तिकाल जो पीछे हम पढ़ के आए और रीतिकाल, इन दोनों के बीच में समन्वय बैठाने का, तालमेल बैठाने का काम कौन करता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर करते हैं। तो रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच में समन्वय का काम कौन करते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर करते हैं। संस्कृत का क्लासिक पंडित, संस्कृत का क्लासिक पंडित केशव को कहा गया है। देखो केशव क्लासिक, केशव क्लासिक कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस प्रकार याद कर लीजिए। संस्कृत का क्लासिक पंडित केशव है, और ये किसने कहा था, डॉक्टर वचन सिंह ने कहा था। डॉक्टर वचन सिंह ने कहा था कि जो केशवदास है वो संस्कृत के क्लासिक पंडित है। आगे हमारे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि, तो जो रीतिकाल के प्रमुख कवि है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। एक आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो देखते हो, अंत तक पूरा देखते हो, अच्छे से आपको समझ में आता है, फिर भी आप लाइक करने में कंजूसी करते हो, यानी आपके लाइक से हमारा मोटिवेट होता है। दूसरी बात, इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार का, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि भाई ये चीज है वो हमारे को समझ में नहीं है या कंफ्यूजन था, तो हो सकता है अलग से जब ये कंप्लीट हो जाए तो मैं अलग लिखता चलूं और आपको वो कंफ्यूजन है वो बाद में क्लियर करवा दें, क्योंकि सारी जो सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास करवाएंगे, तो जो भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जो जैसा भी आप कमेंट करना चाहिए उसके अंदर जो अच्छा गुड जो भी, तो वो ऐसा कमेंट भी आप करें, उससे मेरा मोटिवेट होता है। तो आप इस प्रकार का जरूर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है। तो ये जो रीतिकाल के प्रमुख कवि है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।